हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज आप पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 26 जुलाई 2021 का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के डाटा पॉइंट सेक्शन में जो बात की गई है वो वैक्सीनेशन की जो सप्लाई थी उसको लेकर बात की गई है। इसमें जो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जो स्टेट हैं उनके पास में जो वैक्सीन का जो कोटा है वो कमी को दर्शा रहा है और इस प्रकार की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। जबकि हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीन है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है और वहाँ पर कभी जो कमी है उसको भी देखने को नहीं मिला है। इस प्रकार का डाटा आज के डाटा पॉइंट में प्रदर्शित किया गया है और बताया गया है कि जो तमिलनाडु है उसने जो सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन है उसका यूटिलाइजेशन किया है 20 जुलाई तक, जिसमें कि 93% वैक्सीन का यूटिलाइजेशन तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार जो वैक्सीन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और उसके यूजेस को लेकर आज का ये डाटा पॉइंट जो है वो प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार जो वेस्टेज है वेस्टेज को लेकर और जो यूटिलाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार से जो है वो चीज़ें चल रही हैं। आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन में तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश जैसे जो स्टेट हैं उसमें वैक्सीन का टोटा आपको देखने को मिलेगा। वैक्सीन की कमी देखने को मिलेगी, जो सप्लाई साइड है उसमें इसमें कमजोरी देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश जैसा जो राज्य है और गुजरात है, उत्तराखंड है, ऐसे जो स्टेट हैं इनके पास में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन इनके पास में इजीली अवेलेबल है और टाइमली अवेलेबल है। तो आप देखेंगे तमिलनाडु ने अभी तक जो 5,88,000 के समथिंग जो डोजेज हैं वो 1 मई से जुलाई 13 के बीच में लगाई थी, जो कि हाईएस्ट यूजेस है इंडिया में। जुलाई 20 का डाटा अगर आप देखेंगे तो 3.91% जो डोज है वो पूरी कंट्री का तमिलनाडु में लगाया गया है परसेंटेज वाइज। और स्टेट में अगर पब्लिक और प्राइवेट क्लासेस को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इसमें और एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाए कि किस प्रकार वैक्सीन लगाई गई है, तो ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वैक्सीन का उसमें 93% जो वैक्सीन है वो यूज़ की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट की गई वैक्सीन में। और इस प्रकार जो जो स्टेट का जो डाटा है, स्टेट के डाटा के अनुसार जो वैक्सीनेशन का यूज़ है वो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में किया गया है, फिर उत्तराखंड में किया गया है और गुजरात में किया गया है। तो ये तीनों जो स्टेट हैं यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी अच्छी है और यहाँ पर जो पोटेंशियल यूज़ किया गया है वैक्सीन का वो भी अच्छा किया गया है। और इस प्रकार की स्थिति आप देखेंगे राजस्थान में है वो 25.8% है और इस प्रकार से जो अदर स्टेट हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि यहाँ पर कितना परसेंट उनके द्वारा यूज़ किया गया है। तो काफ़ी जो उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो यहाँ पर 10% का ही रेशियो दिखाया गया है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। जिन स्टेट्स में वैक्सीन कम है, जिन स्टेट में वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी जहाँ पर कम हो रही है, जहाँ पर लो अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर जो वैक्सीनेशन का स्पीड है, वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो भी कम देखने को मिला है। इसके अलावा जो यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन भी पूरी जो कंट्री है उसके द्वारा बेस्ट ही किया गया है, लेकिन फिर भी जो डोजेज हैं वहाँ पर कई स्टेट्स में ख़राब हुई हैं। लेकिन 93% जो डोजेज है वो जुलाई 20 तक जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी उनका यूटिलाइजेशन 93% तक किया गया है। हालांकि जो कई स्टेट हैं उनके द्वारा वेस्टेज का भी यहाँ पर डाटा अवेलेबल है, जिसमें देखेंगे आप बिहार है, बिहार में 1,26,000 जो डोज हैं वो वेस्टेड हुई हैं, जम्मू कश्मीर में है और इसके अलावा पंजाब में है और यूपी में है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इन स्टेट्स में जो वेस्टेज का डाटा अवेलेबल है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वैक्सीन डोज जो ली गई थी उसका जो डाटा है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु का एक्स्ट्रा जो इनका डिज़ाइन डाटा था उसके अलावा 3.9% एक्स्ट्रा डोज इनको प्रोवाइड किया गया था। इस प्रकार काफ़ी स्टेट्स को डाटा प्रोवाइड किया गया है। राजस्थान को आप देखेंगे तो 0.9% डाटा जो है
वैक्सीन का वो एक्स्ट्रा अवेलेबल कराया गया है। वेस्टेज का जो यहाँ पर डाटा है वो 0% है। तो ये इतने सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पर जो वेस्ट है वैक्सीन का, वहाँ ये 0 से लेकर मिनिमल है बहुत ही। अगर कहीं पे होगा तो बहुत ही कम होगा, ना के बराबर उसकी गिनती होगी। लेकिन बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि इतने बड़े स्टेट हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल का है। तो यहाँ पर फिर भी डोजेज जो है वो वेस्ट हुई हैं। तो इस प्रकार की स्थिति पूरे देश में देखने को मिली है। पूरे देश में अभी हालांकि जो डोज हैं उन डोज की अवेलेबिलिटी का भी अभी इश्यू वापस से खड़ा हो गया है कि डोज हैं वो अवेलेबल नहीं है। और जो डोज की जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी कंट्री में भी यूनिफॉर्म नहीं है। किसी जो स्टेट के पास में डोज है वो इजी अवेलेबल है, और किसी स्टेट के पास में जो बहुत हार्डली, बहुत ही जांच परख कर कर उनका डाटा देखकर कि कितना यूज़ हुआ है कितना यूज़ नहीं हुआ है, उस प्रकार उनको वैक्सीन दी जाती है। तो इस प्रकार की जो विषमता देश में उत्पन्न हुई हो रखी है वैक्सीन को लेकर, उसे सुधारने की ज़रूरत है। और जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है उसे अपनाकर और वैक्सीनेशन के ड्राइव को देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार का स्टेप केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले अपने पहले एडिटोरियल की तरफ। तो इस एडिटोरियल में जो बात की गई है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर की गई है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कई प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति हमारे को देखने को मिल रही है। तो उस क्लाइमेट चेंज को लेकर जो प्रॉपर प्लानिंग है, उस प्रॉपर प्लानिंग के बारे में बात की गई है कि इन जो असाधारण जो ये एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो नेचुरल डिजास्टर हैं आपातकाल में, इन नेचर के द्वारा ये जो उत्पन्न किए जाते हैं, इनसे निपटने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग के द्वारा ही इन जो नेचुरल डिजास्टर हैं इनसे हमें निपटा जा सकता है। अभी मानसून को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है। जो मानसून है वो भी अब अनियमित हो गया है, और इसमें आप देखेंगे कि जो जुलाई तक जो बरसात होनी चाहिए वहाँ साउथ के एरिया में 50% ज़्यादा उससे बरसात हो गई है। इसीलिए वहाँ पर अभी ऐसी स्थिति देखने को मिली है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो है वो लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम आपको देखने को मिला होगा। मुंबई में काफ़ी लैंडस्लाइड हो रहा है, और इस प्रकार का नेचुरल डिजास्टर से काफ़ी डेथ हो रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने अभी सदर्न पेनिनसुला में और बरसात होने का जो अंदेशा है वो बताया है। और जून 1 से जुलाई 25 तक जो नॉर्मल बरसात होनी थी उससे 29% ज़्यादा बरसात अभी तक हो चुकी है, ऐसी बात आईएमडी ने बताई है। और महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में और भी बरसात अभी होने की बात इनके द्वारा कही जा रही है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार जो स्थिति है वो अनइवन बनी हुई है। कहीं पे बरसात ज़्यादा हो रही है, कहीं पे जो सदर्न एरिया है इंडिया का वहाँ पर बरसात बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, और जबकि जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पर बरसात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और जितनी आवश्यकता है फसल के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, उतनी बरसात भी नॉर्थ में अभी नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लाइमेट चेंज के कारण देखा जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो 52% जो इंक्रीज़ हुआ है वो अरेबियन सी में साइक्लोन का, उसके कारण उसका भी जो कनेक्शन है वो रेनफॉल से आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो अरेबियन सी के कारण जो साइक्लोन्स है उनमें 52% वृद्धि हुई है। हाल ही में ताउते जो हमारे अभी साइक्लोन आया था उसमें उसके द्वारा काफ़ी मॉइस्चर इन साइक्लोन्स के द्वारा लाया जाता है, और ये साइक्लोन इस मॉइस्चर के द्वारा जो एक्स्ट्रा रेनफॉल होता है, रेनफॉल की स्थिति बनती है, वो भी काफ़ी खतरनाक होती है। और इस प्रकार 2001 से 2019 तक 52% जो साइक्लोन है उनमें वृद्धि हुई है। और बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोन थे उसमें 8% का कमी आया है। हालांकि जो भारत में जो ज़्यादातर साइक्लोन आते हैं वो बे ऑफ बंगाल से ही आते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति अभी न्यू स्टडी में देखने को मिली है। और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो साइक्लोन्स का अभी ड्यूरेशन है वो 80% बढ़ गया है, और इनकी स्पीड भी है वो काफ़ी बढ़ गई है। ताउते आपने देखा होगा मई में, इसी वर्ष मई में ये आया था, और 185 किलोमीटर की रफ्तार से, प्रति घंटा की रफ्तार से ये साइक्लोन चल रहा था। और मुंबई के कोस्ट पर और गुजरात के कोस्ट पर इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है। और
जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर का चेंज भी इनके द्वारा किया जाता है। रेनफॉल है, रेनफॉल की स्थिति में भी काफ़ी बदलाव इनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। इसमें सदर्न जो एरिया है देश का, साउथ एरिया है, वहाँ पर तो काफ़ी बरसात हो रही है, और जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पर बरसात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो वहाँ पर अगर कोस्टल एरिया नहीं है, तो कोस्टल एरिया नहीं होने के कारण जो नॉर्थ है वहाँ पर जो रेनफॉल है वो इस प्रकार की नेचुरल डिजास्टर से भी ज़्यादा नहीं होता है। तो इस प्रकार का एरिया अपने को देखने को मिलता है। पॉल्यूशन भी इसमें एक मेजर रोल अदा करता है। कुल मिलाकर जो बात की गई है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर की गई है। क्लाइमेट चेंज के लिए से निपटने के लिए, इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए जब भी साइक्लोन आए तो उसकी स्थिति हमें पहले से ही बना के रखनी चाहिए। और जो हमारे इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उन्हें इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोस्टल एरिया है तो वहाँ पर डेवलप करना चाहिए, जिससे कि किसी भी तूफान से या किसी भी प्रकार के भूकंप से उन्हें नुकसान नहीं पहुँचे। और अगर नुकसान पहुँचता है तो वो नुकसान एकदम मिनिमम हो, मैक्सिमम लेवल पर नहीं हो। इस प्रकार का एक जो स्ट्रक्चर है वो हमें डेवलप करना होगा। और जो मेजर जो इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज के लिए जो एग्रीमेंट्स हैं, उन एग्रीमेंट्स के जो रूल हैं उन्हें फॉलो करके और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम करके इस प्रकार के जो क्लाइमेट चेंज है उसकी स्थिति को हम मिनिमम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो एडवाइस है वो इस एडिटोरियल में प्रस्तुत किया गया है। कुल मिलाकर जो अभी अपने जो साइक्लोन आए थे उसमें साइक्लोन के आने पर भी काफ़ी आर्टिकल हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कस किए थे। तो इसी प्रकार का आर्टिकल है ये क्लाइमेट चेंज में। मेन बात इसमें यही बताई गई है कि जो प्रॉपर डेवलपमेंट है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का, या फिर किसी प्रकार के जो पॉलिसी का, या किसी प्रकार के डेवलपमेंट स्ट्रक्चर का, इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो हमें प्रॉपर तरीके से पहले ही कर लेना चाहिए। क्योंकि जो क्लाइमेट है उसके उसमें किस प्रकार का चेंज होगा या किस प्रकार की स्थिति उसकी रहने वाली है, ये प्रेडिक्शन अगर हम पहले से कर पाएँ तो ये बेहतर होगा। लेकिन अगर ज़्यादातर केसेस में हम जो प्रेडिक्शन है वो पहले से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का डेवलपमेंट करना ही बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक जो करेंसी है उसका डिजिटल फॉर्म है, और डिजिटली इसे बनाया जाता है और डिजिटली इसे यूज़ किया जाता है। इसका कोई सॉलिड फॉर्म नहीं होता है, डिजिटल करेंसी है। तो उसी को लेकर इस आर्टिकल में आज बात की गई है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको इंडिया में लीगल कर देना चाहिए, और लीगल करने की और जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, आरबीआई को वर्क करना चाहिए। और जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कई अदर कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ ने अभी जो डिजिटल करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है, ईथर है, ये कुछ क्रिप्टो करेंसीज के नाम हैं, इनको लीगल किया है। और जो ट्रांजैक्शन है वो इसमें अलाउ किया है कि जो सर्टेन टाइप के ट्रांजैक्शन है वो आप इसमें कर सकते हैं। और कई जो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट हैं उन्होंने भी अभी क्रिप्टो करेंसी को अलाउ किया है। तो इस प्रकार की स्थिति अभी ये देखने को मिल रही है। तो इसीलिए जो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो अनियमितता है, अनिश्चितता है, उसे दूर कर क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर देना चाहिए। और जो डिजिटल फॉर्म में आरबीआई को एक कंट्री की कोई भी डिजिटल फॉर्म करेंसी लॉन्च कर देना चाहिए, और इस प्रकार से ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो विश्व है वो इसी क्रिप्टो करेंसी की ओर बढ़ रहा है। और जो क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल जो 2021 है, इसको प्रस्तुत करके इसे लीगल फॉर्म में लाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो एडवाइस है वो इस आर्टिकल में दी गई है। तो जिसमें आरबीआई ने अभी हाल ही में कहा था कि जो 86% जो देश हैं वो अभी किसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, और 60% जो एक्सपेरिमेंट है वो इसमें टेक्नोलॉजी को लेकर किए जा रहे हैं कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप की जाए। और कई कंट्रीज़ हैं जिसमें पायलट प्रोजेक्ट शुरू करके देश का 40% जो रेवेन्यू है इसकी तरफ डाइवर्ट किया गया है। चाइना भी इनमें से एक है, जिनमें कि डिजिटल आरएमबी जो वहाँ पर करेंसी है उसको लेकर
जो काफ़ी सारे डेवलपमेंट है वो वहाँ पे किए जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति हर देश में अभी बनी हुई है और डिजिटल करेंसी को लेकर सभी लोग एक्टिव हैं, तो इसलिए हमें डिजिटल रूपी को लेकर भी इंडिया को एक्टिव होना चाहिए और इस प्रकार की करेंसी और को डेवलप करना चाहिए जिसमें कि अनिश्चितता ना रहे, अनियमितता नहीं रहे और किसी प्रकार का जो टेक्नोलॉजी को लेकर लूप होल नहीं रहे, किस प्रकार ये जनरेट होगी, किस प्रकार ये डेवलप होगी और इसका जो ओनरशिप है वो किस प्रकार डिसाइड होगा। इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उन पे इनको ध्यान देना होगा और इस प्रकार से डिजिटल जो रूपी है उसका डेवलपमेंट कर कर जो देश टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है उसमें उन्हें शामिल होना होगा और जो मॉनेटरी पॉलिसी है और उसको स्ट्रॉन्ग करके साइबर अटैक जैसा जो प्रॉब्लम है उसे भी करना होगा। हालांकि जो अभी देश में इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता और डिजिटल करेंसी के ऊपर हम लोग नहीं आ सकते हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारी जो ऐसी चीज़ें हैं उनमें आप देखेंगे कि जो 55% क्रिप्टो करेंसी का जो ग्रोथ है वो पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है लास्ट 5 ईयर्स में। तो 55% इसमें यूज़ में बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल रूपी को भी इसी और आगे बढ़ना चाहिए और हाल ही में जो आरबीआई के जो वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने एक अपना इंटरव्यू में एक स्पीच टाइटल रखा था जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज दिस द फ्यूचर ऑफ मनी, इस प्रकार का एक स्पीच उन्होंने इस पे क्रिप्टो करेंसी पे दिया था। तो इस प्रकार उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पे आरबीआई भी ध्यान दे रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इससे और आगे बढ़कर और क्रिप्टो करेंसी को मेन लाइन में लाकर, मेन स्ट्रीम में लाकर इसके ऊपर वर्क करना चाहिए जिससे कि हम लोग भी जो देश है और देश जो इस तरफ बढ़ रहे हैं उनकी बराबरी कर सके। तो क्रिप्टो करेंसीज आपने देखा होगा कि ये एक डिजिटल फॉर्म होता है बेसिकली और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो इसमें बढ़ने की संभावना होती है। क्रिप्टो करेंसी से अगर आप मान लीजिए अगर देश में इसको लीगलाइज नहीं किया जाएगा या इसके द्वारा इसके ऊपर अगर कोई फॉर्म या लॉ नहीं फॉर्म किया जाएगा तो इस प्रकार की करेंसी की अवेलेबिलिटी से जो करप्शन है वो करप्शन बढ़ सकता है। देश में जो मुद्रा है वो किसी और फॉर्म में मंगाकर उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति अभी बनने वाली है या बनने लग गई है या थोड़े दिनों में इस प्रकार का यूज़ इसका इलीगल शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले जो हमारे देश के कानून को चाहिए कि वो एक ऐसा कानून डेवलप करे, ऐसा लॉ बनाए जिससे कि इस प्रकार की स्थिति को पैदा होने से रोका जा सके। तो इस प्रकार का जो एडवाइस है इसमें दिया गया है और क्रिप्टो करेंसी को लेकर इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि जो पेगासस वायरस एक स्पाईवेयर है जिसके जो यूजेस को लेकर अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी सारे जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं और जो मॉनसून सेशन अभी ये जो पार्लियामेंट का चल रहा है उसमें भी काफ़ी जो व्यवधान है इसको लेकर उत्पन्न हुए हैं और सेशन प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाया है। इस प्रकार का प्रॉब्लम अभी उत्पन्न हो रहा है, उसी को लेकर इसमें बात की गई है कि जो इस प्रकार का जो पेगासस वायरस है या इस प्रकार का जो स्पाईवेयर है वो पहली बार इस तरीके का जो अटैक है वो हमारे देश में नहीं किया गया है। पहले भी इस प्रकार के जो अटैक हैं स्पाईवेयर के या वायरसेस के किए जा चुके हैं। 2019 में ऐसा एक अटैक हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि जो आपका व्हाट्सएप का जो डाटा है, व्हाट्सएप का जो चैटिंग का डाटा है और अदर डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो इस प्रकार का जो सिक्योरिटी जो एक अपडेट है वो फिर व्हाट्सएप पे आया था कि इस प्रकार का आप अपडेट कीजिए और उसके बाद में जो है इसका असर नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो देखने को मिली है। साथ ही जो गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में यूएपीए को लेकर जो अभी यूजेस को लेकर जो अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है जिस प्रकार लॉफुल इसका यूज़ किया जा रहा है और दूसरी ओर जो भीमा कोरेगांव जैसे जो एक्टिविटी थी उसमें भी यूएपीए का लॉ लगाकर काफ़ी लोगों को जेल भेजा गया और जेल उसमें से जो अभी जो स्वामी एंटनी की जो डेथ हुई है उसमें भी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो उस सब्जेक्ट ने तूल पकड़ लिया था, काफ़ी सारे आर्टिकल्स उसके ऊपर बेस अभी छपे थे।
तो इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिली है और जो अपोजिशन है हमारे देश का उसके उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि उस प्रकार का जो एक डाटा सर्विलेंस है वो इनके द्वारा देश के ऊपर किया जा रहा है, देश के जो पॉपुलर लोग हैं उनके ऊपर किया जा रहा है। और इसके विरुद्ध में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कहा है कि जो हमारे देश के जो पॉपुलर लोग हैं उसमें जो मिनिस्ट्री है उसके भी काफ़ी लोग शामिल हैं और मिनिस्ट्री के अलावा कई जो ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट से संबंध रखते हैं वो भी इस सर्विलेंस के लिस्ट में शामिल हैं। तो इस प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनके द्वारा इस स्पाईवेयर को खरीदने और उसे यूज़ करने का जो आरोप अपोजिशन के द्वारा लगाया गया है उसे सिरे से खारिज किया गया है। तो इस प्रकार से जो है दोनों के बीच में अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में इस प्रकार का जो टकराव है वो देखने को मिला है और मानसून सत्र में काफ़ी दिन इसके ऊपर बहस हुई और काफ़ी दिन तक जो सदन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाया था। तो इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है और आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो सर्विलेंस अगर स्टेट अगर हमारे देश में बन जाता है सर्विलेंस का जैसे प्रॉपर जो अड़ंगा है वो हमारे ऊपर बैठा दिया जाता है, तो इस स्थिति में जो देश की जो लोगों की प्राइवेसी है वो प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। जो फ्रीडम हमारे देश में जो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है वो फ्रीडम हमारे से छिन जाएगा। किसी प्रकार की वार्तालाप या किसी प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट को लेकर कोई भी गलत बात करने पर या उनका अपोज करने पर पहले ही एक्टिविस्ट को वो यूएपीए जैसे लॉ में फंसा कर अंदर कर देते हैं। और अभी जब इस प्रकार का सर्विलेंस अगर वाकई में सरकार के द्वारा किया गया है तो सरकार के द्वारा इस प्रकार का सर्विलेंस चलाकर जो इस प्रकार की एक्टिविटी को है और बाउंड किया जाएगा। तो इस प्रकार इस आर्टिकल में यही बात की गई है। जो पेगासस है वो पेगासस एक वायरस है जिसे इजरायली कंपनी ने बनाया गया है। अब अगर इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा अगर इसे परचेज किया गया है किसी भी तरीके से और देश पे जो सर्विलेंस की स्थिति अगर उनके द्वारा अगर पैदा की गई है तो ये एक बहुत ही गलत बात है और एक बैड न्यूज़ इसे देश के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार की अगर गवर्नमेंट के द्वारा अगर स्थिति पैदा की गई है। इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ऐसी स्थिति नहीं पैदा की गई है, अगर उनके द्वारा यह कार्य नहीं किया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से जो जवाब देना चाहिए और एक कार्रवाई करनी चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हुई है, किसने इसे परचेज किया गया है और किसके द्वारा जो भारत के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनमें इन वायरस को छोड़ा गया है। डाटा के द्वारा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल लैब है उसने जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसमें 50,000 जो फ़ोन का डाटा है वो लीक होने की बात इसमें कही गई है, जिसमें से जो 300 लोग इम्पोर्टेंट लोग हैं भारत के उनका नंबर भी इस लिस्ट में है। और 300 में से 50 नंबर पर ये जो डाटा का सर्विलेंस का जो चेक है उनके ऊपर किया गया है, रिसर्च उनके ऊपर किया गया है, जिसमें से ये पाया गया है कि कई फ़ोन पर तो जो ब्रीच है वो किया गया है और सक्सेसफुल पाया गया है और कई पर अटैम्प्ट किया गया था लेकिन अटैम्प्ट अभी तक सक्सेसफुल उनका नहीं हुआ था। इस वजह से उनका डाटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। लेकिन जिन फ़ोन्स पर भी जो इसका जो तोड़ है वो सफल हो गया है उस स्थिति में जो उन फ़ोन का जो डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और उस डाटा का किस प्रकार का यूज़ भविष्य में होगा और उस डाटा में किस प्रकार की जानकारी होगी ये तो भविष्य में पता चलेगा। कई ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनके द्वारा भी इस प्रकार का डाटा अवेलेबल किया जाता है। कई टेक कंपनियां होती हैं जो टेक कंपनीज इस प्रकार का जो डाटा अवेलेबल कर कर और इम्पोर्टेंट पर्सन की अगर कोई इम्पोर्टेंट जानकारी इनके पास में होती है तो उससे कलेक्ट कर कर उसे सेल करने का कार्य भी इन टेक कंपनीज के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति होने से भी नहीं नकारा जा सकता। तो इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर इस कार्य को नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से एक कदम उठाते हुए सफल कदम उठाते हुए इस स्थिति की तह तक जाना चाहिए और इसका जो रिजल्ट है वो निकाल कर देना चाहिए कि देखो भैया हमने ये काम नहीं किया गया है और हम जिसने भी किया था उसे हमने पकड़ कर और इस प्रकार से इसे सज़ा मोस्टली केस में दी जानी चाहिए। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इस प्रकार का काम किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा या किसी टेक कंपनी के द्वारा अगर इस प्रकार का कार्य किया गया है तो यह एक बहुत ही बुरी खबर है और देश का जो
डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने में इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और इस प्रकार से देश की जो संप्रभुता और अखंडता है वो तो खतरे में पड़ेगी, साथ ही देश के जो स्वामित्व है वो स्वामित्व पर भी एक खतरा नज़र आएगा। इसके अलावा जो इन्होंने एडवाइस दी है उसमें कहा है कि जो जुडिशरी है वो ही इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उसके ऊपर कार्य कर सकती है, और प्रसंग ज्ञान लेकर इस जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सल्टाने की तरफ या उसका सॉल्यूशन निकालने की तरफ आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हाल ही में कई ऐसे डिसीजन हैं, कई ऐसे सॉल्यूशन हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दी गई है। तो इसी के चलते एक जो आस अगर बनी हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट से जुडिशरी से बनी हुई है। यह जुडिशरी इस प्रकार का डिसीजन देकर सेंट्रल गवर्नमेंट को बाउंड करे, और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी तक होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो लड़ाई है वो इस सब्जेक्ट को लेकर अभी तक हो गई है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक कोई भी डिसीजन इसको लेकर नहीं किया है। अगर त्वरित कार्यवाही के अंतर्गत अगर इसे लिया जाता तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन का कुछ जो प्रारूप है वो निकल कर आता, किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो भी हमें अभी तक पता चलता, लेकिन इस प्रकार की कोई स्थिति अभी तक बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए जो जुडिशियरी है उसका जो रोल है वो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है, और ये बताया गया है कि पेगासस जैसी जो प्रॉब्लम है उसमें स्टेट को कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और अगर स्टेट इसमें अगर इन्वॉल्व है तो हमारे देश की जो अखंडता है और जो प्राइवेसी है हमारे देश के लोगों की वो बहुत ही बड़े खतरे में है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो हाल ही में जनरल बिपिन रावत जो हैं, जो सीडीएस हैं हमारे तीनों सेना के, उनके द्वारा कहा गया है कि जो इंडियन एयर फोर्स है वो एक सपोर्टिंग आर्म की तरह ही काम करता है आर्मी के। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है, और इस स्टेटमेंट से जो इंडियन एयरफोर्स का जो स्टाफ है उसमें काफ़ी असंतोष है, और उनके द्वारा जो काफ़ी स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है, और एक प्रकार का जो डिबेट है इससे शुरू हो गया है कि क्या वाकई में इंडियन एयरफोर्स जो इंडियन आर्मी है उसका एक सपोर्टिंग आर्म है, या जो मेन जो विंग है वो है। तो इस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है। तो उसी के ऊपर इसमें चर्चा की गई है कि किस प्रकार की स्थिति अभी इंडियन एयरफोर्स की है, और किस प्रकार का जो इम्प्रूवमेंट है वो इंडियन एयरफोर्स अपने अंदर कर सकती है, जिसको लेकर जो डेवलपमेंट है वो इसको किया जा सकता है। जो इशू है वो आप देखेंगे कि जो इंडियन एयरफोर्स में अभी 25% जो है वो रिक्रूटमेंट की कमियाँ हैं, फाइटर स्क्वाड्रॉन्स जो हैं वो कम हैं, जो पायलट जिन्हें कहा जाता है वो कम है, और 10% का जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है उससे अभी कम का जो लेवल है वो चल रहा है। 400 लोगों की अभी इसमें ज़रूरत है, जो कि 10% की कमी है और फुल स्ट्रेंथ से। तो इस प्रकार जो कमी है वो इसमें देखने को मिल रही है, और इस कमी के कारण जो ऑपरेशनल जो अवेलेबिलिटी है वो इंडियन एयरफोर्स की इसमें कमी हो सकती है। इस प्रकार जो बजट है वो भी 2015 से लेकर अभी तक बजट है वो भी इंडियन एयरफोर्स का कम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो इंडियन एयरफोर्स के फेवर में अभी नहीं आ रही हैं। तो इस प्रकार की स्थिति बनने से जो इंडियन एयरफोर्स है उसे जो सीडीएस हैं उन्होंने एक सपोर्टिंग आर्म के तौर पर इसे दिया गया है। तो जो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो अभी इसमें देखने को मिल सकता है। इंडियन एयरफोर्स में जो इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है उसे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश को देखते हुए इसे डेवलप किया जा सकता है, और इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार इस आर्टिकल में यह एडवाइस दी गई है, और जो सिनर्जीज़ हैं उनको लेकर भी इसमें बताया गया है कि जो इंडियन एयरफोर्स चाहे हो या कोई भी इंडियन आर्मी की विंग हो, उस इंडियन आर्मी की विंग को जो है वो आपस में एक साथ बढ़कर काम करना चाहिए, और जो आपसी जो सौहार्द की जो स्थिति है वो स्थिति को बनाए रखना चाहिए, जिससे आपसी मेल जोल से जो इनका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े, और स्ट्रेंथ बढ़ने से जो हमारी जो पावर है वो इंडियन आर्मी की वैसे ही बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स अगर देखा जाए, इंडियन एयरफोर्स है या नेवी है,
ये लोग के द्वारा कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें इस बात की झलक होती है कि वो दूसरे से सुपीरियर है। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं बननी चाहिए। साथ ही जो इस प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स में ऐसी स्थिति पैदा होती है दोस्तों कि जो हमारे देश का जो डाटा है वो इसमें काफ़ी तरीके से लीक हो जाता है। जैसे कि इस आर्टिकल में भी बात की गई है कि जो अंडमान निकोबार की नेवल कमांड है उस प्रकार उधर से जो इस प्रकार की स्थिति है उसमें कमी देखने को मिलती है। नॉर्दर्न कमांड है उसमें भी कुछ कमी देखने को मिलती है। तो ये डाटा बहुत ही क्रूशियल है और इस डाटा के क्रूशियल होने से जो लीक है वो लीक हमें पैदा हो सकता है। तो और इससे जो मिसयूज है मिसयूज भी इसका किया जा सकता है। तो इस प्रकार के डाटा को आप नॉर्मल तरीके से लें और जो डिफेंस का जो एंगल हमारे पेपर में होता है उसी को इस प्रकार के डाटा में यूज़ किया जाना चाहिए। और जो इसमें जो ज़रूरत बताई गई है इंडियन एयरफोर्स को, उसमें ये सबसे पहली ज़रूरत बताई गई है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसका जो स्ट्रेटजी है उसे इम्प्रूव किया जाना सबसे पहली ज़रूरत है हमारे यहाँ पर। और उसके अलावा जो ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए वो इंटर सर्विसेज का ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए। जो एजुकेशन से रिलेटेड जो इसमें क्वालिफ़िकेशन है उस क्वालिफ़िकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए और डिफेंस से रिलेटेड जो क्वालिफ़िकेशन है उनको यहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए, जिससे कि डिफेंस से रिलेटेड जो लोग हैं और क्वालिफाइड लोग हैं वो ही डिफेंस को ज्वाइन करें और डिफेंस को जो बेहतर तरीके से आगे ले जा सके। और जो एक्सेप्टेंस है वो इसमें स्वयं देनी चाहिए, एक जॉब की तरह नहीं बल्कि एक पैशन की तरह। अगर इसमें जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं उसे करेंगे तो निश्चय ही जो इंडियन एयरफोर्स है वो एक अगर सपोर्टिंग विंग है तो मेन विंग में आ जाएगी और जो मेन यूज़ है वो इसका प्रॉपर तरीके से किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से एक जो डिबेट इसमें शुरू हुई थी उसके ऊपर आज का ये आर्टिकल प्रदर्शित किया गया है और डिफेंस से रिलेटेड इसमें कुछ डाटा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो गरीब क्षेत्र से आता है, गरीब स्थिति में है और इनका जो फूड का जो सिस्टम है वो सरकार के द्वारा जो अवेलेबल कराया जाता है फूड सिक्योरिटी सिस्टम में। और जो टारगेटेड जो डिलीवरी सिस्टम सरकार के द्वारा जो डेवलप किया गया है उसी के द्वारा इनका जो भरण पोषण है वो किया जाता है। तो इसमें ग्राफ में जो दिखाया गया है वो 2019, 20 और 21 का जो डाटा दिखाया गया है, जिसमें जो कोविड के टाइम पे जो डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ोतरी की गई थी उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस प्रकार की बढ़ोतरी इसमें की गई है और फिर उसके बाद में जो एंड में ये देखेंगे आप 4.1 और 4.1 19 20 और 21 का जो डाटा है वो सेम था। 3.9 2019 में था जो अभी बढ़ा है 2 सालों में। तो इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि महामारी के समय में जब सारी चीज़ें बंद हो गई थी और ऐसी बंद होने की स्थिति में लोगों के पास में जो रोज़गार था वो भी नहीं होता था। जो माइग्रेटेड जो वर्कर्स थे वो वर्कर्स भी अपनी स्टेट में वापस से जा रहे थे। ऐसी स्थिति में जो उनके पास में जो खाने की सुविधा थी वो सुविधा भी नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। और फूड सिक्योरिटी से लेकर जो चेंजेस हमारे देश में उस प्रकार उस समय में किए गए थे कोविड-19 का जो लॉकडाउन था उसके समय में, कि जो इन्हें जो फूड था वो एक्स्ट्रा दिया जा रहा था और जो प्राइस थी उसे भी लो डाउन किया गया था। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली थी। जो फूड सिक्योरिटी है वो चाइल्डहुड पे भी इसका असर पड़ा था, क्योंकि जो स्कूल्स थे वो स्कूल्स भी बंद कर दिए गए थे। तो उसमें जो मिड डे मील की जो योजना हमारे स्कूल्स में चलती है उसमें भी जो वन टाइम फूड जो बच्चों को मिल पा रहा था वो वन टाइम फूड भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तो इस प्रकार जो फूड सिक्योरिटी से लेकर जो वर्षों से जो भारत ने ग्रोथ की थी, बहुत अच्छी ग्रोथ की थी, वो ग्रोथ स्लो डाउन होने की स्थिति में 2 महीने तक दिखी थी। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बढ़ाया गया था उस बढ़े हुए डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो हमारा जो ट्रैक है वो ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है और जो अवेलेबिलिटी है वो उसी प्रकार से बनी हुई है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो स्टेट हैं उन्हें जो फूड सिक्योरिटी को लेकर जो भी प्रॉब्लम अभी अवेलेबल हो रही है, जो भी पैदा हो रही है, उसे हमें टैकल करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और 2021 में अगर लॉकडाउन की स्थिति अगर वापस से बनती है या फिर से अगर फूड लोगों का जो वर्कर्स का जो माइग्रेशन है वो माइग्रेशन वापस से चालू होता है
तो ऐसी स्थिति में जो फूड का जो प्रॉब्लम है वो जो प्रॉब्लम है उसे निपटने के लिए एक प्रॉपर तरीके की प्लानिंग करना ज़रूरी है। और इस प्रकार की स्थितियाँ जो बनी हैं उसे वापस से बनने से रोका जा सकता है। जैसे कि जो फर्स्ट लॉकडाउन में स्थिति बनी थी, माइग्रेंट वर्कर्स की काफ़ी स्थिति ख़राब थी, तो टारगेटेड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की अभी हमें ज़रूरत है। और इस स्ट्रॉन्ग टारगेटेड जो डिलीवरी सिस्टम है उसी के द्वारा, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसी के द्वारा इस स्थिति से पार पाया जा सकता है। और इस प्रकार जो आप देखेंगे जो कई जो योजना है वो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर। और एक जो देश का बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो इसी फूड सिक्योरिटी के कारण अपना भोजन प्राप्त करता है, जिसमें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसका इसमें बहुत मेन रोल है। प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसका भी इसी में अब काफ़ी रोल है। हालांकि इस पर जो टारगेट अभी डिसाइड किया गया था वो नवंबर 2020 में कंप्लीट हो गया है, उसे वापस से रिवाइव किया गया है अभी और आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ ही जो महामारी के समय में जो फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो अन्न है उसे भी कम दामों पर जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल कराया गया था, जिसमें कि बच्चे जिसमें 21 रुपये किलो तो गेहूँ दिया गया था और जो 27 रुपये किलो है जो सीरियल्स प्रोवाइड की गई थी। तो इस प्रकार जो है वो फूड सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी सेंटर के द्वारा कार्य किया गया था और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी काफ़ी कार्य किया गया था, जिससे कि जो कोई भी है वो इस महामारी के दौर में भूखा नहीं सोए, इस प्रकार की स्थिति ने की गई थी। और जो चैलेंज हैं वो अभी इसमें जो है वो इसी चीज़ को लेकर हैं कि जो एक तो माइग्रेंट हैं, उन माइग्रेंट को जो प्रॉपर फूड है वो मिल पाएगा उसी की और बात करनी चाहिए। और जो अभी जो एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड वाला जो अभी नया स्कीम चालू किया है, वो ये बहुत ही एक इनोवेटिव तरीका है। और इसके द्वारा जो माइग्रेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है अपने स्टेट को लेकर और फूड को लेकर, वो प्रॉब्लम है वो इसमें रिजॉल्व हो जाएगी। और देश के किसी भी हिस्से में अपने आधार कार्ड के द्वारा ये जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो इस फूड को अवेल कर सकेंगे किसी भी FCI के गोदाम से या किसी भी राशन का दुकान से। तो इस प्रकार से जो है वो काफ़ी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा पहले ही चलाई जा रही हैं और काफ़ी स्कीम आगे भी चलाई जा रही हैं। इन स्कीम्स का जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और दूसरी तरफ जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो स्थिति पैदा हो रही है, फूड हमारे देश में जो फूड का जो वेस्टेज है वो भी काफ़ी बड़े लेवल पर होता है, बहुत ही अच्छे लेवल पर हमारे देश में जो पिछले कई वर्षों में आप देखेंगे कि जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो फूड ग्रेन्स का जो यूज़ है वो प्रॉपर तरीके से और लगभग 100% हमें करना चाहिए, जिससे कि वेस्टेज नहीं हो। और वेस्टेज होने के कारण जो CO2 का लेवल है वो भी इसमें बढ़ जाता है और CO2 का लेवल बढ़ने से जो क्लाइमेट चेंज है वो क्लाइमेट चेंज में भी इसकी जो भागीदारी है वो बन जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए जो फूड जो भी हमें अवेलेबल होता है उसका जो प्रॉपर यूज़ और टाइमली यूज़ है वो हमें करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो इस प्रकार की स्थिति है वो पैदा नहीं होगी। साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे भी हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि स्ट्रॉन्ग करने से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से और सही टाइम से हो पाएगा। और इसमें जो करप्शन है उस करप्शन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि जो 10 टन अगर हमारे यहाँ पे अगर फूड ग्रेन ख़राब हो जाता है तो 3.5 गीगा टन जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो उससे जो एयर है उसमें मिल जाती है, एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। और आप जानते हैं कि जो CO2 है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसी प्रकार की स्थिति ये देखने को मिलती है। जो साथ ही जो हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी ट्रीटीज चल रही हैं, जितने भी लॉज हैं, उन लॉज को फॉलो करके भी हम इस प्रकार की स्थिति से निपटने में मदद पा सकते हैं। जैसे कि जो यूनाइटेड नेशन का जो अभी फूड समिट होने वाला है उसमें हम अपनी एक्टिव भागीदारी ले सकते हैं और जो फूड सिक्योरिटी का जो सिस्टम है उसे भी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
कुल मिलाकर जो देश की जो जनता है वो अभी फूड प्राप्त करने में अभी कैपेबल नहीं है, वो संघर्षरत है फूड के लिए। तो इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, और जो फूड सिक्योरिटी का रेस्पॉन्स हमारे देश में मिला है उसे समझकर उसके जो भी निष्कर्ष निकलता है उन निष्कर्ष को निकाल कर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ऐसी बात इस आर्टिकल में बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो फेक न्यूज़ को लेकर की गई है। फेक न्यूज़ से लेकर कभी हमारे जो कंट्री में काफ़ी लॉज जो है वो डेवलप किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ इसमें बोला गया है कि जो फेक न्यूज़ है वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने से क्या रोक सकती है, कैसे वाकई में रोका जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि जो फेक न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ का जो डेवलपमेंट होता है वो जब मेनली जो सोशल साइट्स हैं उनसे ही होता है। सोशल साइट के द्वारा ही इसका डेवलपमेंट होता है और इसी के द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए जो सोशल साइट्स हैं उनके लिए जो रूल्स हैं वो ओरिजिन को लेकर, इंफॉर्मेशन के ओरिजिन को लेकर बनाया जाना चाहिए, ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में जो पेनलाइज किया जाता है उन्हें उस स्थिति को डेवलप नहीं किया जाना चाहिए। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो हमारे देश में या वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्से में जो काफ़ी सारा पैसा इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ आप ये पता लगा सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लेकिन आप किसी को जो इस प्रकार का जो डाटा है वो प्रिपेयर करने से नहीं रोक सकते हैं। और साथ ही जो इस प्रकार का जो डाटा प्रिपेयर करने के बाद में उसका स्टोरेज जो इनके द्वारा किया जाता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर किया जाता है, जिससे कि लाखों डॉलर उसके ऊपर खर्च किए जाते हैं। और इससे जो CO2 डेवलप होता है उससे जो क्लाइमेट को भी नुकसान होता है। तो इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो आप देखिए कि इस प्रकार जो सोशल मीडिया और जो फेक न्यूज़ डेवलप होती है उसका किस प्रकार से जो रिलेशन है वो CO2 से है, और क्लाइमेट चेंज से भी इसका रिलेशन आपको पता चल रहा है। तो आप ये देखेंगे कि जो सोशल मीडिया है और जो फेक न्यूज़ का जो हमारे देश में जो अभी स्तर चल रहा है उस फेक न्यूज़ का जो रिलेशन है वो भी क्लाइमेट चेंज से आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे कोई पूछे कि फेक न्यूज़ से क्लाइमेट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है तो आप उसे बोलेंगे कि हाँ जी पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इससे CO2 क्लाउड कंप्यूटिंग का इसमें यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, और उस क्लाउड कंप्यूटिंग में जो मशीनें रन करती हैं उनसे CO2 का उत्सर्जन होता है, जिससे कि जो है वो क्लाइमेट पर असर पड़ता है। तो इस प्रकार की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो फेक न्यूज़ है उसे लेकर इसमें बात की गई है कि जो रूल बनाए गए हैं वो रूल सिर्फ इसके ओरिजिन जो क्षेत्र है उसी को पता करने के लिए बताई गई हैं। हालांकि जो इस न्यूज़ को बनाने से और डिस्ट्रीब्यूशन करने से हम लोग नहीं रोक सकते हैं, तो ऐसी बात इसमें बताई गई है। तो एक एथिकल वे जो है वो हमारे कंट्री में डेवलप करना पड़ेगा। और जो आर्टिकल हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 51A में इस प्रकार का जो प्रावधान है वो किया गया है कि जो देश का जो प्रत्येक नागरिक है उसका यह कर्तव्य है कि वो एक वैज्ञानिक समझ इस प्रकार की डेवलप करे अपने अंदर, और इस प्रकार की सोच डेवलप करे कि देश का जो अहित है वो उसके द्वारा नहीं है, और वो इस चीज़ को समझ सके कि इससे जो हमारी कंट्री है उसको नुकसान होता है। तो इस प्रकार का एक टेम्पर भी डेवलप करना पड़ेगा देश के लोगों को। इस प्रकार की बात कही गई है कि जो लॉज बनाए हैं हमारे देश में या किसी भी देश में जो लॉ बनाए जाते हैं उन लॉ के द्वारा जो स्थिति है वो सिर्फ इतनी ही होती है कि जो अगर फेक न्यूज़ अगर बनाई जाए या उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए या डिस्ट्रीब्यूशन करने पर अगर उसके द्वारा कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसके लिए पेनल्टी दी जा सके, और पेनल्टी दी जाने पर जो सज़ा है उसको देखकर जो है इस प्रकार के जो करते हैं वो ना हो। तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन अपने काफ़ी रूल्स में ऐसा देखा है, काफ़ी लॉज में ऐसा देखा है जो हीनियस क्राइम है, और लेकिन फिर भी उनके भयानक होने की स्थिति में भी वो जो क्राइम है उनका जो ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो उनके लिए लॉ बनाने से प्रॉपर नहीं है, एक एथिकल जो थिंकिंग है वो हमें डेवलप करनी होगी।
और किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले या किसी भी प्रकार का मैसेज है उसे आगे भेजने से पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो मैसेज है इसकी सत्यता क्या है, इसका जो ट्रुथ लेवल है वो किस प्रकार का है, और उसके बाद में ही उस मैसेज को आगे हमें शेयर करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने सेल्फ कॉन्शियस से जो है इस प्रकार की चीज़ों को होने से रोक सकते हैं। और देश में जो एक फेक न्यूज़ का जो सिस्टम चल रहा है उस फेक न्यूज़ के सिस्टम को हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि फेक न्यूज़ का लेवल कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि एक कोई ऐसे आदमी का भी मैंने कुछ दिन पहले एक मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि एक हमारे जो कोई नॉन पर्सन थे उनके डेथ को लेकर एक मैसेज चल गया था ग्रुप्स पे, जो कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन पता करने पर पता चला कि उनकी तो सिर्फ तबीयत ही ख़राब है और अब जो मैसेज है वो चल रहा था कि हालांकि वो क्रिटिकल थी, तबीयत उनकी बहुत ख़राब थी, लेकिन डेथ नहीं हुई थी। ये बात उस समय तक सच थी, तो डेथ का मैसेज है उनका चल गया था। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो दिलीप कुमार हैं और एक जो एक्टर है बॉलीवुड के, उनकी अभी डेथ हुई है, उनकी संदर्भ में भी इस प्रकार का फेक जो मैसेज है उनकी डेथ से पहले ही चलने लग गया था। तो इस प्रकार की स्थिति अभी ये देखने को मिलती है। तो हम यहाँ हमारे देश का और लोगों का और हमारा ये सबसे पहला दायित्व बनता है फेक न्यूज़ को लेकर कि जब भी हमारे मोबाइल पे कोई भी इस प्रकार का मैसेज आए तो हम उस मैसेज की जांच परख कर लें, और जांच परख करने के बाद में ही उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें, और उसकी सत्यता की जांच हम कुछ अपने लेवल पर कर लें, कुछ जो अदर सोर्स हैं उनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति से हमें देश को और हम स्वयं को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़ एडिटोरियल डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। आज का डिस्कशन काफ़ी अच्छा रहा। आई होप आपको भी डिस्कशन अच्छा लगा। आपको आपके पास अगर इस वीडियो से लेकर कुछ अगर कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास में इसको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में भी अगर सुविधा हो तो वो भी इसे कीजिएगा। इसके साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।